एक बार फिर आप सभी का जेएनसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की नेक्स्ट कड़ी में आज हम स्टार्ट करें पल्स। वाइटल साइन टेम्परेचर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नया टॉपिक स्टार्ट करें पल्स, उसके बाद रेस्पिरेशन, देन ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पल्स को हम हिंदी में नाड़ी बोलते हैं। पल्स को हम हिंदी में यदि प्रोनाउंस करें तो हम नाड़ी बोलते हैं। दैट वी कैन से नाड़ी, दैट इज अ पल्स। एग्जैक्टली पल्स का मीनिंग यदि मैं आपको बताना चाहूं बहुत इजी वे में, यू कैन सी एवरीवन, अल्ट्रेशन, राइज एंड फॉल, ये दो टर्म्स आपको याद रखना। देखिए जब अपन बात करें हार्ट का, एवरीबॉडी नो वेरी वेल, आपका जो हार्ट है वो मेनली 4 चैम्बर से बना होता है। यू कैन सी एवरीवन, जिसमें राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो ब्लड किस में जाता है बच्चों? आयोटा में जाता है। किस में जाता है? आयोटा में जाता है। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड आयोटा में जाएगा वो ब्लड आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होगा। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड को कैरी करने का काम कौन करता है? आर्टरीज करती है। कौन करता है? आर्टरीज करती है। अब पल्स का मीनिंग क्या होता है? अल्ट्रेशन, राइज एंड फॉल of any artery as wave of blood is forced through it during the contraction of left ventricle। मतलब क्या होगा बच्चों? जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड किस में इजेक्ट होगा? आयोटा में। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड किस में इजेक्ट होगा? आयोटा में। जब इजेक्ट होगा तो जो पल्सेस वेव है, जहां पर भी हम फेल्ट करते हैं भाई, आयोटा क्या? असेंडिंग आयोटा, that means arch of aorta, descending aorta, thoracic aorta, abdominal aorta, ये aorta की ब्रांचेस है। और aorta के बाद में ब्लड कहाँ जाएगा? आर्टरीज में जाएगा, देन आर्टरीओल्स में जाएगा, देन कैपिलरीज में जाएगा। तो जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पल्सेस वेव फेल्ट होगा, और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो पल्सेस वेव क्या होगा? पल्सेस वेव क्या होगा? फॉल होगा। तो राइज कब होगा? कॉन्ट्रैक्शन के टाइम। फॉल कब होगा? रिलैक्सेशन के टाइम में। इस तरह की वेव को जब हम फेल्ट करते हैं, that wave is called pulse। that wave is called pulse। clearly मैंने लिखा है, alteration, rise and fall of any artery's wave of blood is forced through it during the contraction of the left ventricle। okay fine, ये तो सिंपल मीनिंग हो गया पल्स क्या होता है। नेक्स्ट मैंने बताना चाहूंगा पल्स क्या इंडिकेट करता है, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। मतलब पल्स की प्रेजेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है? इंडिकेट हाउ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज मीटिंग द बॉडी नीड। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो आपके बॉडी में ब्लड की नीड को कैसे फुलफिल कर रहा है उसको इंडिकेट कर रहा है। यदि पल्स प्रेजेंट है इसका मतलब हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है और ब्लड आपके बॉडी के फर्दर एक्सट्रीमिटीज तक रीच कर पा रहा है। तो सिंपली पूछा जा सकता है कि पल्स व्हाट विल इंडिकेट, तो यू शुड पुट एवरीवन, इंडिकेट हाउ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज मीटिंग द body need of blood। got it everyone? okay fine then you can see everyone, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में ये डिस्कस करने वाला हूं। देखिए अपाइकल पल्स, ये मतलब 200% कंफर्म, ये क्वेश्चन हर जगह पूछते हैं। अपाइकल पल्स, सेंट्रल पल्स, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंपल्स, इट इज लोकेटेड एट द अपेक्स ऑफ हार्ट। देखिए बच्चों मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया पल्स क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि हाउ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मीट द बॉडी नीड, कैसे आपकी बॉडी के ब्लड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, वो इंडिकेट करता है पल्स से। अब पल्स दो तरह की होती है, एक सेंट्रल पल्स होती है, एक पेरिफेरल पल्स होती है। सेंट्रल पल्स से याद रखना, व्हेन योर हार्ट इज बीटिंग उस समय सेंट्रल पल्स सुनाई देगा, और हार्ट से जब ब्लड बाहर निकल जाता है, चाहे अपर एक्सट्रीमिटीज में हो चाहे लोअर एक्सट्रीमिटीज में हो, वो कौन सा पल्स होगा बच्चों? पेरिफेरल पल्स होगा। मैं दोनों का आपको मीनिंग बताना चाहता हूं। अपाइकल पल्स में बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अपाइकल पल्स, इसका दूसरा नाम है सेंट्रल पल्स, तीसरा नाम है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंपल्स पल्स। मैक्सिमम इंपल्स कहां फाइंड आउट होगा? वो सेंट्रल पल्स होगा। कहां लोकेटेड होता है बच्चों? अपेक्स ऑफ द हार्ट। देखिए जब हार्ट की हम बात करें तो दो पार्ट पढ़ते हैं अपन बच्चों। हार्ट की जब हम बात करें, एक हम पढ़ते हैं अपेक्स और दूसरा हम पढ़ते हैं बेस। और अपेक्स जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का बना होता है, बेस जो है वो दोनों एट्रियम से मिलकर बना होता है। तो अपेक्स में जो पल्स फेल्ट करते हैं उस पल्स को हम अपाइकल पल्स बोलते हैं। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लोकेशन बताऊंगा, चिंता नहीं करें आप बिल्कुल भी। दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों पेरिफेरल पल्स। हार्ट से ब्लड निकलने के बाद पेरिफेरल पल्स लोकेटेड अवे फ्रॉम द हार्ट, एग्जांपल फुट और रिस्ट। फॉर एग्जांपल हार्ट से जब ब्लड निकला
हार्ट से जब ब्लड निकला आयोटा में जाएगा, आयोटा पर्टिकुलर आर्टरीज को ब्लड देगा, फॉर एग्जांपल ब्रेकियल, रेडियल, अल्नर, इवन फीमोरल, पॉप्लिटियल, पोस्टीरियर टिबियल, डॉर्सल स्पैटिस। ये कौन सी पल्स है बच्चों? ये पेरिफेरल पल्स है, और पेरिफेरल पल्स हमेशा उस पर्टिकुलर पार्ट को ब्लड सप्लाई को इंडिकेट करती है। सपोज ब्रेकियल पल्स प्रेजेंट है, मतलब मेरे हाथ के डिस्टल पार्ट को ब्लड जा रहा है, रेडियल प्रेजेंट है और डिस्टल को ब्लड जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर आर्टरीज क्या इंडिकेट करती है? बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट की ब्लड सप्लाई को रिफ्लेक्ट करती है। तो दो तरह की पल्स होती है, सेंट्रल और दूसरा कौन सा बच्चों? पेरिफेरल पल्स। गॉट इट एवरीवन? तो हम यहाँ पर पेरिफेरल पल्स भी पढ़ेंगे, हम यहाँ पर सेंट्रल पल्स भी पढ़ेंगे, और क्या क्या क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है मैं एक एक एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करता हुआ चलूंगा। याद रखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब भी कोई टीचर एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट आपके सामने डिलीवर करता है तो नोट करना ना भूलना, क्योंकि वो सारे वो गोल्डन पॉइंट होते हैं जो सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिलते हैं। तो हमेशा कोई भी टीचर हो, पढ़ाते समय बहुत सारे एक्स्ट्रा कंटेंट आप तक डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, तो भूलना मत अपने नोटबुक का जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का हिस्सा जिसको मैं छत बोलता हूँ, रेड लाइन के ऊपर का एरिया है, वहां पर नोट करना ना भूले। ओके फाइन, ओके फाइन, विल गोइंग टू सी। पहले मैं अपाइकल स्पेस बताता हूँ, वो सारे क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ जो यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके फाइन, मैंने दो पैरामीटर यहाँ मेंशन किया है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस अडल्ट, और दूसरा मैंने मेंशन किया है इन्फेंट में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। देखिए बच्चों, एपाइकल पल्स में पहला क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम इंपल्स पल्स हम इसको कहते हैं, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन मैंने आपको बताया सेंट्रल पल्स हम इसको बोलते हैं, सेंट्रल पल्स हम इसको बोलते हैं, ये एग्जाम का क्वेश्चन। फिर एक आएगा इन्फेंट का मोस्ट कॉमन साइट, फिर क्वेश्चन आएगा इन्फेंट का मोस्ट कॉमन साइट, इन्फेंट भी दी पल्स को मॉनिटर करना है तो मोस्ट कॉमन साइट, ये क्वेश्चन एग्जाम का है। एक और क्वेश्चन 1 मिनट, ध्यान से देखना बच्चों, 1 मिनट प्रायर, देखिए चेक 1 मिनट प्रायर टू एडमिनिस्टर डिगॉक्सिन, देखिए बच्चों डिगॉक्सिन जो है डिजिटालिस ड्रग है, आइनोट्रोपिक एजेंट है, ऑलरेडी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। जब भी हम किसी पेशेंट को डिगॉक्सिन को एडमिनिस्टर करते हैं तो डिगॉक्सिन ड्रग का काम होता है वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना, और डिगॉक्सिन ड्रग जो है हमेशा पल्स रेट को कम करता है, ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है। तो जब भी पेशेंट को हम डिगॉक्सिन देते हैं, देने से 1 मिनट पहले, ये क्वेश्चन एग्जाम का, कि डिगॉक्सिन देने से 1 मिनट पहले कौन सी पल्स को मॉनिटर करते हैं, सीधा आंसर लिखना अपाइकल पल्स। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैक्सिमम इंपल्स पल्स, सेंट्रल पल्स, इन्फेंट का मोस्ट कॉमन साइट, इवन मैं आपको बता सकता हूं मोस्ट एक्यूरेट पल्स भी बोल सकते हैं बच्चों, इसको हम मोस्ट एक्यूरेट पल्स के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। देखिए बहुत सारे एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया, मोस्ट एक्यूरेट पल्स पूछे तो अपाइकल लिखिएगा बेटा, आपको पूछे कि डिगॉक्सिन देने से पहले कौन सी पल्स चेक करते तो अपाइकल लिखना बच्चों। देन आपसे पूछे कि दैट वी कैन से मैक्सिमम इंपल्स पल्स, सेंट्रल पल्स और इन्फेंट में मोस्ट कॉमन साइट, तो भी आपको अपाइकल लिखना। ओके फाइन, दूसरा क्या क्वेश्चन बनेगा, दूसरा बात आती लोकेशन। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम है कि अडल्ट में ये पल्स कहां देखते हैं, दूसरा पूछेंगे यंग चिल्ड्रन और इन्फेंट में ये पल्स कहां देखते हैं। मैं क्लियरली आपको बताना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये एक बोन है जिसको हम कहते हैं स्टर्नम, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये स्टर्नम बोन है, ये स्टर्नम बोन है, और स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। ये जो बोन दिख रही है ये क्लेविकुल है, कॉलर बोन, इसको कॉलर बोन बोलते हैं। देन ये रिब्स है 1 2 3 4 5 6 7, आप सभी को पता है 7 रिब्स जो है वो स्टर्नम से जुड़ी होती है, 8 9 10 आपस में जुड़ी होती है, और 11th और 12th जो है 11th और 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी होती है। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब बात आती है पल्स, मैंने कहा था कि फेल्ट कहाँ करते हैं हम, अपाइकल पल्स को कहाँ फेल्ट करते हैं बच्चों, हम अपेक्स पे फेल्ट करते हैं। और अपेक्स किसका बना होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अपेक्स किससे बना होता है बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल आर रिस्पांसिबल टू फॉर्मेशन ऑफ अपेक्स। ओके फाइन, हमें स्टेथोस्कोप कहाँ रखना है, अपेक्स पे, तो आपको अपेक्स की लोकेशन देखना पड़ेगा। बच्चों में अपेक्स कहाँ होता है, बड़ों में कहाँ होता है। ये तो श्योर है कि हार्ट का मैक्सिमम पोर्शन किधर लोकेटेड होता है, लेफ्ट साइड, किधर लोकेटेड होता है, लेफ्ट साइड, और डेफिनेटली लेफ्ट वेंट्रिकल की हम बात करें तो स्टर्नम से लेफ्ट साइड होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब एग्जैक्टली कहाँ होगा ये भी जानना जरूरी है। मैंने यहाँ लिखा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। देखिए बच्चों हम हमेशा पढ़ते हैं 12 पेयर्स क्या होते हैं बच्चों, 12 पेयर रिब्स होते हैं, और 11 पेयर क्या है, इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं। ये आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है।
हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि अपाइकल पल्स का लोकेशन अडल्ट में कहां है। देखिए स्टर्नम के लेफ्ट साइड में होगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होगा। एग्जैक्टली मैंने लिखा है लगभग इस मिड लाइन से 3 इंच, ध्यान से देखना बच्चों, 3 इंच बोल सकते हो, 9 सेंटीमीटर बोल सकते हो, 3 इंच बोल सकते हो, लगभग एवरेज 9 सेंटीमीटर तक। मैं बताना चाहूंगा मिड लाइन जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, उसे 3 इंच लेफ्ट की ओर, 3 इंच लेफ्ट में आएंगे, ऑलमोस्ट मिड क्लेविकुलर लाइन में आएंगे, और 3 इंच लेफ्ट में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जब स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो कौन सी पल्स सुनेंगे अडल्ट में, अपाइकल, और वही फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। याद रखना फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जब स्टेटो लगाएंगे तो कौन सी पल्स बच्चों में, याद रखना बच्चों। ये 2 क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा मैं लिख देता हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस। अडल्ट बड़ा होता है 5वां इंटरकोस्टल स्पेस में, बच्चा छोटा होता है 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, दोनों में मिड लाइन से 9 सेंटीमीटर लेफ्ट की ओर, दोनों में मिड लाइन से 9 सेंटीमीटर लेफ्ट की ओर, और हम 5th इंटरकोस्टल अडल्ट में, 4th इंटरकोस्टल चिल्ड्रन में और यंग इन्फेंट में पुट करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ अपाइकल पल्स। गॉट इट एवरीवन? क्योंकि नेक्स्ट जो हम पल्स पढ़ेंगे वो पेरिफेरल पल्स होगी बच्चों, नेक्स्ट पेरिफेरल पल्स होगी। और मैं बताना चाहता हूं या वो इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से, मैं एक एक इमेज के साथ आपको वो क्वेश्चन भी दिखाना चाहता हूं ताकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सके। मैं हमेशा कहता हूं एक और विशेष बात आपको बताना चाहता हूं, जितने भी जेएनसी ऑनलाइन कोर्स में बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से काफी ऐसे बच्चे हैं जो मैंने फाइंड आउट किए हैं जो एग्जाम अटेंड नहीं करते हैं, जो रेगुलर क्लास भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं बच्चों 6 महीने का सिलेबस है, 6 मंथ में आपको सिलेबस पूरा करना है। यदि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, 1 साल की वैलिडिटी जेएनसी ने दिया है, बट इसको आप गलत तरीके से मिसयूज ना करें। यदि आपको जॉब चाहिए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई वांट एटलीस्ट 4 to 5 आवर स्टडी फ्रॉम एवरीवन। डेली 4 से 5 घंटे आपसे स्टडी चाहिए तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं आपका टाइम वेस्ट जाएगा, पैसा वेस्ट जाएगा, और सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। मैंने कोर्स जेएनसी से खरीद रखा है, कुछ नहीं होने वाला। एक एक टॉपिक को पढ़ना है, पहले पढ़े समझे फिर सेल्फ नोट्स बनाने, किसी मार्केट की बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और जो टॉपिक पूरा हो जाता है एक बार एनक्लेक्स का वो यूनिट जरूर देखें, यू फील योर सेल्फ प्राउड कि यस मुझे तो सब कुछ आने लगा है, दैट आई वांट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। विशेष ध्यान रखना, मैं एक स्टूडेंट को डिटेक्ट कर रहा हूं, और यदि आपने रेगुलरिटी से स्टडी नहीं किया और यदि आपने प्रॉपर क्लास अटेंड नहीं किया तो रियली आपका कोर्स मैं ब्लॉक कर दूंगा बच्चों। मुझे टाइम पास वाले स्टूडेंट नहीं चाहिए, मुझे पढ़ने वाले सिंसियर स्टूडेंट चाहिए जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। प्लीज आप ध्यान दीजिएगा वरना आपको कोर्स बंद कर दूंगा। मुझे पैसा नहीं, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं पढ़ाई स्टार्ट कर देना इस वीडियो को देखने के बाद। ओके फाइन। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर बताना चाहता हूं। अपाइकल पल्स मैंने अभी आपको बात की, अपाइकल पल्स से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस हमने अडल्ट में देखा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस हमने यंग चिल्ड्रन देखा, और इंच लेफ्ट बताया था, ऑलमोस्ट मैंने बताया मिड लाइन स्लाइटली बिलो द निपल, लेफ्ट निपल के नीचे होता है। यहां क्या पुट किया है, इस क्वेश्चन की हम बात करें, मैं हर पल्स के बारे में आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। ये रूटीनली यूज करते हैं इन्फेंट, जैसे मैंने आपको बताया इन्फेंट की मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होगा, अपाइकल पल्स, एंड अप टू 3 ईयर चिल्ड्रन में। दूसरा मैंने क्या लिखा, देखिए यहां पर ध्यान से देखना, यूज इन कंजक्शन विद सम मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल डिगॉक्सिन, फॉर डिगॉक्सिन। देखिए मैंने कहा था कि कुछ मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने से पहले भी हम इस पल्स को मॉनिटर कर रहे हैं, और कौन सी ड्रग जस्ट डिगॉक्सिन से 1 मिनट प्रायर कौन सी पल्स चेक करते हैं बच्चों, अपाइकल पल्स। आप यहां पर देख सकते हैं ये पेशेंट का मिड लाइन स्टर्नम है, ये स्टर्नम का लेफ्ट साइड है, यहां हमने स्टेथो पुट किया। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ये मिड लाइन है, और मिड लाइन के लेफ्ट साइड में हमने स्टेथो को पुट किया, और यहां पर कौन सी पल्स चेक करें, अपाइकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पल्स है। ओके फाइन। नेक्स्ट मैं फर्दर स्टार्ट करना चाहूंगा बच्चों कि एग्जैक्टली पल्स क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे वर्क करता है। फिर हम एंटर करते हैं पेरिफेरल पल्स, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी होगा। मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने पुट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या होता है, जो ऐसे नोड है, ध्यान से देखना बच्चों, जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, पल्स रेगुलेटरी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पल्स रेगुलेटरी सेंटर। आपने कार्डियोवैस्कुलर में पढ़ा होगा पल्स रेगुलेटरी सेंटर। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पल्स रेगुलेटरी सेंटर। पल्स को रेगुलेट करने वाला सेंटर कौन होगा, ऐसे नोड जिसका दूसरा नाम है पेसमेकर। गॉट इट? ओके फाइन।
अब मैंने पुट किया कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द एसी नोड। आपने कंडक्शन सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर में पढ़ा होगा, ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होते हैं, ये सबको पता है। दूसरी बात मैं और बताना चाहता हूं, ऐसे नोड को सिंपैथेटिक नर्व और उसके साथ पैरासिम्पैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व के साथ बेटा वेगस नर्व, वेगस नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है ये पल्स को कम करने का रोल प्ले करते हैं, और सिंपैथेटिक जो है ये पल्स को बढ़ाने का रोल प्ले करता है। तो ये दोनों नर्व सप्लाई करते हैं, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक के साथ 10th क्रेनियल नर्व जिसका नाम है वेगस नर्व। ओके फाइन। जैसे ही आपका इंपल्स जनरेट हुआ कहां से, ऐसे नोड से, उन्होंने क्या किया, स्टिमुलेट कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, स्पेशली कहां पर बच्चों, एट्रियम। देन approximate 70 ml of blood enter into the aorta। आपको याद होगा बच्चों, स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने कार्डियोवैस्कुलर में पढ़ाया, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो एक बीट पे निकलने वाले ब्लड के अमाउंट को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, और वो 70 ml होता है और मैक्सिमम 130 ml होता है। तो approximately 70 ml of blood enter into the aorta with each ventricle contraction, जिसको मैंने आपको स्ट्रोक वॉल्यूम बताया। सबसे पहले इंपल्स जनरेट हुए, चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड एंटर हुआ इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पहुंचा, आयोटा। ओके फाइन। देन विद ईच स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्शन ऑफ वॉल आयोटा डिस्टेंडेड। मैंने कहा ना, जैसे ही वॉल्यूम जाएगा आयोटा डिस्टेंडेड होगा और पल्स वेव जनरेट होगा बच्चों, पल्स वेव जनरेट होगा, और वो पल्स वेव ट्रैवल रैपिडली टुवर्ड्स योर डिस्टल बॉडी एंड, मतलब आपके डिस्टल आर्टरीज, डिस्टल के मतलब दूर वाली आर्टरी की तरफ वो पल्सेस वेव जाएगा, और वो जो पल्सेस वेव रीचेस टू द पेरिफेरल आर्टरी, जिसको हम पेरिफेरल पल्स बोलते हैं, कैन बी फेल्ट बाय द पैल्पेशन, कैन बी फेल्ट बाय द पैल्पेशन। सिंपल वर्ड में याद रखना, ऐसे नोड इंपल्स को जनरेट करेगा, चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड इजेक्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आयोटा में, जब पल्सेस वेव बनेगा वो पल्सेस वेव ट्रैवल करेगा डिस्टल बॉडी पार्ट की तरफ, और ट्रैवल करने के जब उस समय आप उसको फेल्ट करोगे, पैल्पेट करोगे, दैट इज अ पल्स, दैट इज अ पल्स। ओके फाइन। बहुत इजी वे में आपके सामने डिलीवर किया है, एग्जैक्टली क्या है, पल्स रेगुलेटरी सेंटर आपने देखा कौन था, ऐसे नोड। ओके फाइन। अब बच्चों बात आती है साइट सिलेक्शन फॉर पल्स। ये क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि पल्स को चेक करने के लिए साइट को सिलेक्ट करना। एग्जैक्टली पल्स वही होती है जहां हम एक एक आर्टरीज को पैल्पेट करेंगे, बट साइट को सिलेक्ट करने का कुछ क्राइटेरिया, कई बार आपने सुना होगा एक फिंगर से देखते हैं, दो फिंगर से देखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हाउ टू सेलेक्ट द साइट टू मॉनिटर टू चेकिंग द पल्स। यू कैन सी एवरीवन, मैंने क्लियर मेंशन किया है, वेयर आर्टरी अक्रॉस बोन इन क्लोज सरफेस ऑफ द स्किन, मतलब जहां आपकी आर्टरी जो है बोन को क्रॉस कर रही है, जहां आपकी आर्टरी जो बोन को क्रॉस कर रही है, क्योंकि बोन वहां स्प्रिंट का काम करेगा और आप पल्स को इजीली पैल्पेट कर सकते हो। अदरवाइज जब आप पल्स को पैल्पेट करोगे, इट विल बी आर्टरी का एंटर हो जाएगी, कभी मसल्स में, कभी इधर स्लिप हो जाएगी, तो स्प्रिंट चाहिए, स्प्रिंट का काम कौन करता है, बोन करता है। तो पल्स कहां फेल्ट करना, वेयर आर्टरी अक्रॉस द बोन इन द क्लोज सरफेस। इवन माय डियर, इवन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, What is the correct procedure for taking pulse? कि करेक्ट तरीका क्या है, जगह आपने देख लिया, राइट एंगल क्या है, कितने फिंगर यूज करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। यहां पर आप देखिएगा मैंने क्लियरली मेंशन किया, when taking pulse using फर्स्ट और सेकंड फिंगर टिप्स, बच्चों ये आपका हाथ है, ये फर्स्ट, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ये सेकंड फिंगर है। कॉमन इन दो फिंगर को हम प्रीफर करते हैं, याद रखना, थंब को यूज इसलिए नहीं करते हैं, थंब के अंदर भी पल्स फेल्ट होती बच्चों, इसलिए हम थंब का यूज नहीं करते। याद रखना, थंब खुद आप पैल्पेट करोगे तो पल्स फेल्ट होगा यहाँ पर, इसलिए इंडेक्स फिंगर और नियर टू द इंडेक्स में क्लियर लिखा है, फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर प्रेस फॉर्मली बट जेंटली ऑन द आर्टरीज until pulse you feel, जब तक पल्स को फील नहीं करें, इन दोनों फिंगर को पुट करना, then you can see count your pulse for 60 seconds। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बताना चाहता हूं। सपोज देखिए, यू कैन सी आपको रेडियल पल्स को मॉनिटर करना है, तो सिंपल तरीका आपने क्या किया, दो फिंगर कहां रखा, रेडियल पल्स की वो साइड पे जहां पल्स को फेल्ट करना है, आप पल्स को फेल्ट कर पा रहे हो, कौन से फिंगर, इंडेक्स और नियर टू द इंडेक्स को यूज कर रहे हो। याद रखना, ये जो फेल्ट करते समय हम पल्स को काउंट करते हैं, तो आपको पहले 15 सेकंड काउंट करना है, उसको इंटू 4 करना है, काफी इजी हो जाएगा। आपको पहला क्या करना बच्चों, 15 सेकंड को काउंट करना है, 15 सेकंड में कितनी पल्स होगी उसको इंटू क्या कर देना बच्चों, 15 सेकंड जितनी पल्स फेल्ट होगी उसको इंटू 4 कर दिए। सपोज 15 सेकंड में आपने 20 पल्स फेल्ट की, इंटू 4 किया, तो आपकी पल्स कितना हो गया, 80 हो गया। क्योंकि 1 मिनट लगातार काउंट करना नॉट इजी टास्क,
इजी तरीका, एक्यूरेसी आपको चाहिए तो सिंपल वे है, आप उस साइड पे दोनों फिंगर को रखें, 15 सेकंड तक पल्स को काउंट करें, उसको इंटू 4 करें, जो वैल्यू आएगी वो पेशेंट की पल्स रेट आएगी। इससे आप एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अदरवाइज 1 मिनट आप कंटिन्यू काउंट करना चाहोगे तो यू कैन नॉट एबल टू काउंट इट। गॉट इट एवरीवन? तो दो चीजें ध्यान रखना, एक सीधा क्वेश्चन आएगा कौन कौन सी फिंगर यूज करते हैं, इंडेक्स और नियर टू द इंडेक्स। दूसरा पूछेंगे कहां पर फेल्ट करते हैं, जहां कौन आर्टरीज को क्रॉस करता है। एक मजेदार बात आपको बताता हूं, ध्यान से देखना, जब भी पल्स को फेल्ट करते हैं, वॉच का यूज करना ना भूलें। आपके पास वॉच नहीं होगा, यू कैन नॉट एबल टू फाइंड आउट, तो एक हाथ में वॉच रखिएगा, एक हाथ से आपको पल्स को फेल्ट करना। ओके फाइन, ये तो तरीका हो गया, साइड सेलेक्ट करने का प्रोसीजर हो गया। अब बात आती है कि पेरिफेरल पल्स कौन कौन सी होती है, उसका पर्पस क्या है, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। मैंने एक इमेज लिखा बच्चों, एक इमेज पुट किया है और इमेज देख के आपको बताना कि यहाँ पर कौन सी पल्स फेल्ट करते हैं। मैं हिंट देता हूँ, ये जो ईयर है, ईयर के फ्रंट में और ऑलमोस्ट मैं बताना चाहता हूँ ये आई का आउटर कैंथस है, उसके और ईयर के फ्रंट के बीच में यहाँ पर हम एक पल्स फेल्ट करते हैं। जो मैंने इमेज दिया है, इस पल्स का नाम आप सभी को पता होगा, व्हाट वी कैन से बच्चों, टेम्पोरल पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल पल्स बोलते हैं। हम पेरिफेरल पल्स की बात करें, टेम्पोरल पल्स क्या लिखा, लोकेटेड ऑन द टेम्पल डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ द ईयर, सुपीरियर या सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। आप देखिएगा, ये आपका ईयर है, इस ईयर के फ्रंट में ये दिख रहा है, ये आपका टेम्पोरल आर्टरी है। तो ईयर के जस्ट फ्रंट में हम यहाँ पर पल्स फेल्ट करते हैं। वो कौन सी पल्स होगा बेटा? टेम्पोरल पल्स। याद रखना, फ्रंट ऑफ द ईयर जब हम पल्स को फेल्ट करते हैं वो टेम्पोरल पल्स होता है। कौन सा? याद रखना। देखिए, ये टेम्पोरल एरिया होता है, ये फ्रंटल होता है, ये ऑक्सिपिटल होता है, पैराइटल होता है। दैट वी कैन से टेम्पोरल पल्स। दूसरा, अब बात आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेम्पोरल के बाद में मैंने नेक का फोटो दिया है और देखिए 2 फिंगर दिख रहे हैं आपको, 2 फिंगर दिख रहे हैं आपको बच्चों। ये पल्स कौन सी? इस पल्स का नाम आप सभी को पता होगा, कैरोटिड पल्स। कौन सी बच्चों? कैरोटिड पल्स है। और अच्छे से बता देता हूं, ब्रेन जो है आपका, ब्रेन को 2 आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। एक तो करती है बच्चों कैरोटिड जो है ये ब्रेन को 80% ब्लड देता है, और दूसरा करता है वर्टिब्रल। दूसरा कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है? वर्टिब्रल आर्टरी करता है, और ये ब्रेन को 20% ब्लड देता है। याद रखना, नर्वस सिस्टम की ब्लड सप्लाई की हम बात करें तो 80% ब्लड नर्वस सिस्टम को कैरोटिड आर्टरी देता है, 20% ब्लड कौन देता है? वर्टिब्रल आर्टरी देता है। और जहां कैरोटिड और वर्टिब्रल मिलती है उसको हम सर्किल ऑफ विलस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सर्किल ऑफ विलस बोलते हैं। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, नर्वस सिस्टम की ब्लड सप्लाई आपसे पूछेंगे तो आर्टरी कौन से रिस्पांसिबल? कैरोटिड, 80% मैक्सिमम ब्लड, और 20% कौन दे रहा है? वर्टिब्रल आर्टरी। देखिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, साइट ऑफ कैरोटिड पल्स फेल्ट ऑन द आइदर साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द नेक जस्ट बिलो द एंगल ऑफ जॉ। ये आपका एंगल है जॉ का, इस एंगल के जस्ट बिलो, दैट यू कैन सी। ये नेक का दोनों लेटरल एस्पेक्ट है, साइड एस्पेक्ट है। ये एंगल जो बन रहा है मैंडिबल का, इसके जस्ट बिलो यहां पर आप 2 फिंगर रखोगे, देन यू फेल्ट दैट वेरी गुड। कैरोटिड पल्स यहाँ पर हम फेल्ट कर पा रहे हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है कि कैरोटिड पल्स किस कंडीशन में फेल्ट करते हैं। एग्जाम के क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने पुट किया है अनकॉन्शियस। सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीधा आपसे पूछेंगे कि अनकॉन्शियस पेशेंट में कौन सी पल्स फेल्ट करते हैं। आंख बंद करके सीधा आपको लिखना बच्चों, दैट इज अ कैरोटिड। अनकॉन्शियस पेशेंट में कौन सी पल्स फेल्ट करते हैं? कैरोटिड। हॉस्पिटल में जब भी पेशेंट आता है अनकॉन्शियस हो सकता है, कोमा हो सकता है, हम क्या करते हैं? एक तो कैरोटिड पल्स को देखते हैं, एक प्यूपिल का रिस्पांस देखते हैं और उसका ईसीजी करते हैं। यदि कैरोटिड पल्स एब्सेंट है, प्यूपिल जो फिक्स्ड है और आपका ईसीजी स्ट्रेट आ रहा है, मतलब वो पेशेंट मर चुका है, उसको डेथ डाई डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसीलिए याद रखना, अनकॉन्शियस पेशेंट में कौन सी पल्स फेल्ट करते हैं। ये सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, एम्स का एमसीक्यू बच्चों ध्यान से रखना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बताना चाहता हूं कि सीपीआर इन अडल्ट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआर इन अडल्ट में सीपीआर देते समय
अडल्ट में सीपीआर देते समय हम कौन सा पल्स फेल्ट करते हैं बच्चों? कैरोटीन। उसका ड्यूरेशन पूछेंगे आपको, उसका ड्यूरेशन पूछेंगे तो 5 to 10 सेकंड याद रखना। अडल्ट में मैं चिल्ड्रन का भी बताऊंगा, मैं इन्फेंट का भी बताऊंगा, मैं यहाँ अडल्ट की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अडल्ट को सीपीआर देते समय, क्योंकि जब सीपीआर देते हैं तो ये देखना कि नर्वस सिस्टम को ब्लड जाने लगा कि नहीं लगा। क्योंकि नर्वस सिस्टम को ब्लड नहीं जाएगा तो नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो आपको जब भी पेशेंट को सीपीआर देते हैं हर 5 से 10 सेकंड पल्स को फेल्ट करना, 5 to 10 सेकंड पल्स को फेल्ट करना है। इट इंडिकेटिंग इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द नर्वस सिस्टम। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन सिलेक्शन उतना ही आपका श्योर होगा बच्चों, ध्यान से देखना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मैंने पुट किया, देखिए ब्रेकियल। आपने ब्लड प्रेशर चेक करते समय कई बार मॉनिटर किया होगा। दैट पल्स वी कैन से द साइट ऑफ ब्रेकियल पल्स। और मैं मेंशन करना चाहूंगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ब्रेकियल पल्स कहां डिटेक्ट करते हैं? सपोज ये आपका हैंड है, ये आपका एल्बो है, ये आपका एल्बो है, इस पोर्शन को हम एंटीक्यूबाइटल फोसा बोलते हैं, एंटीक्यूबाइटल फोसा बोलते हैं। और यहां से जो आर्टरी ट्रेवल करके आती है, ये आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी है, फर्दर जाके रेडियल और अल्नर को ब्लड देगी। और हमको ब्लड पल्स कहां फेल्ट करना? ऑन द ब्रेकियल आर्टरी। कहां फेल्ट करता है? ऑन द ब्रेकियल आर्टरी। दैट यू कैन सी एवरीवन, मैंने क्लियरली मेंशन किया बच्चों, साइट फॉर ब्रेकियल पल्स। और ये किस में यूज करते हैं? याद रखना, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने में ब्रेकियल आर्टरी का यूज करते हैं, टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर। मैं आगे आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बताने जा रहा हूं जो एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि इन्फेंट में यदि कार्डियक अरेस्ट हो गया, देखिए अनकॉन्शियस का मैं ऑलरेडी सीपीआर का बता चुका हूं। 1 साल के बच्चे में कार्डियक अरेस्ट हो गया तो कौन सा पल्स चेक करेंगे? आंसर लिखना, ब्रेकियल। कौन सा पल्स बच्चों? ब्रेकियल पल्स। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू। ओके फाइन। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा पूछेंगे कि 1 साल के बच्चे को सीपीआर दे रहे हैं, याद रखना कौन सा पल्स? ब्रेकियल। ड्यूरेशन यहां पर भी 5 to 10 सेकंड आप मेंशन कर सकते हो, 5 से 10 सेकंड मैंने जैसे अडल्ट को बताया। बट याद रखना, सीपीआर इन इन्फेंट ब्रेकियल, सीपीआर इन अडल्ट दैट इज अ कैरोटिड। इमेज देखते रहना बच्चों, इमेज के साथ चलना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, हमें हर इमेज को पढ़ते हुए चलना। जब हम सेपरेट पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कंफ्यूजन पैदा होता है। तो मैंने आपके मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग और फंडामेंटल ऑफ में हर उस टॉपिक में उस इमेज और वीडियो को पुट किया है जो आपको पढ़ने में, समझने में, सिलेक्ट होने में आसान होगा। ट्राई करना एक एक इमेज को यहां पर स्टोर करना। गजनी मत बन जाना बच्चों, गजनी मत बन जाना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेने के लिए एक एक माइनर टू माइनर थिंग्स को रिमेंबर करने की कैपेसिटी डेवलप करनी है। मैं वादा करता हूं आपको हर वो कंटेंट आप तक पहुंचेगा जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। मैं कहता हूं एक टॉपिक पढ़ने के बाद आप किसी की बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करो, उससे आपको पता चलेगा कि हमें जो पढ़ा, हमें जो जेएनसी ने दिया वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। और आपने एक एक टॉपिक पढ़ने के बाद महसूस किया होगा कि यस आई हैव कैपेबिलिटी टू सॉल्व एवरी काइंड ऑफ पेपर माय डियर। ओके फाइन, ये सारा पैरामीटर मैंने आपको ब्रेकियल पल्स के बारे में बताया बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इमेज को देखिएगा, इस इमेज को देखिएगा, 2 फिंगर आपको दिख रहा है, 2 फिंगर आपको दिख रहा है। और मैं हिंट देता हूं, ये आपका लिटिल फिंगर है, ये आपका थंब है। और हम थंब की तरफ जो पल्स फेल्ट करते हैं, ये मेरा हाथ है, सपोज ये हाथ है, ये लिटिल फिंगर है तो यहाँ अल्ना होगा, ये थंब है तो यहाँ कौन सी आर्टरी जाती है बच्चों? रेडियल जाती है। कौन सी आर्टरी जाती है? रेडियल जाती है। और रेडियल आर्टरी को फेल्ट करना रेडियल पल्स कहलाता है। रेडियल आर्टरी को फेल्ट करना रेडियल पल्स कहलाता है। ध्यान से देखना, रेडियल पल्स, साइट ऑफ रेडियल पल्स located at the lateral of the wrist, और मैं बताना चाहता हूं एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, ये जो रेडियल जो पल्स है या रेडियल आर्टरी को फेल्ट करते हैं। और रेडियल आर्टरी मोस्ट कॉमन साइट टू टेकिंग ब्लड फॉर एबीसी। एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, रेडियल आर्टरी जो है ये मोस्ट कॉमन, ध्यान से देखना, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एबीसी। किसके लिए? एबीसी एनालिसिस लिए, ब्लड कलेक्शन करने के लिए। ब्लड कलेक्शन करना है
इस पर्सन का ब्लड एबीसी एनालिसिस की ब्लड कलेक्शन करना है तो कौन सी साइट प्रेफर करना बच्चों, रेडियल आर्टरी। कौन सा आर्टरी प्रेफर करना है, रेडियल आर्टरी। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों रेडियल आर्टरी प्रेफर करते हैं जब भी हम पेशेंट को एबीसी एनालिसिस की ब्लड को निकालते हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन मैं पुट कर देता हूं, जब हम CABG करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं एमआई वाले पेशेंट को, तो हम रेडियल आर्टरी को प्रेफर करते हैं, वहां पर हम रेडियल आर्टरी को यूज करते हैं। CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट में हम रेडियल आर्टरी का यूज करते हैं। और ये जो साइट है दैट साइट वी कैन से रेडियल पल्स। कौन सा पल्स है बच्चों, रेडियल पल्स। नेक्स्ट देखिएगा, रेडियल थंब की तरफ था, ये लिटिल फिंगर की तरफ है, रेडियल थंब की तरफ था, ये लिटिल फिंगर की तरफ है, तो सीधा आपको आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, साइट ऑफ अल्नर पल्स लोकेटेड ऑन द मीडियल ऑफ रिस्ट अल्नर आर्टरी। देखिए ये हाथ है, यू कैन सी डेफिनेटली अंदर वाला पोर्शन क्या होगा, मीडियल, बाहर वाला पोर्शन क्या होगा, लेटरल। रेडियल जो है थंब की तरफ है, तो रेडियल जो थंब की तरफ है तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिस्ट के लेटरल है भाई, थंब की तरफ रिस्ट का लेटरल है, और फिंगर अंदर है तो मीडियल बोलते हैं, तो अंदर किधर होगा, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट। बहुत आसान, बहुत इजी है, फिर से बता रहा हूं, ये हाथ का अंदर वाला हिस्सा है उसको मीडियल बोलेंगे, बाहर वालों को लेटरल बोलेंगे। बाहर वाला थंब की तरफ है तो कौन सी आर्टरी थी, रेडियल, तो रेडियल हमेशा कहां फेल्ट करते हैं, रिस्ट के लेटरल में, और अंदर वाला जो था वो किधर है, अल्ना की तरफ, तो अल्ना कहां फेल्ट करते हैं, रिस्ट के मीडियल। गॉट इट एवरीवन, ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट फीमोरल, नाम से देखिए, इमेज से पता चल रहा होगा, यू कैन सी एवरीवन, दैट इज अ फीमोरल पल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से। फीमोरल पल्स, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फीमोरल पल्स कहां फेल्ट करते हैं, फीमोरल आर्टरी में फेल्ट करते हैं। यहाँ दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, एक तो फीमोरल आर्टरी जो है ये वी कैन से, जब हम पढ़ते हैं हार्ट कार्डियोवैस्कुलर पढ़ते हैं, वो कार्डियक कैथेटराइजेशन पढ़ते हैं, तो कार्डियक कैथेटराइजेशन की एक साइट होती है जिसको हम फीमोरल आर्टरी बोलते हैं। दूसरा फीमोरल आर्टरी जो बच्चों याद रखना, दूसरा जो फीमोरल आर्टरी है, हम किसी भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के प्रोसीजर को कंडक्ट करने के लिए, चाहे वो स्टंट हो, चाहे वो बलून हो, इंसर्ट करने में भी यूज करते हैं। हमने बात की फीमोरल पल्स, देखिए प्रेस डीपली, क्योंकि माय डियर फीमोरल जो आर्टरी है वो डीप आर्टरी होता है, चाहे फीमोरल हो चाहे पॉप्लिटियल हो, ये डीप आर्टरी हो, डीप फीमोरल वेन, डीप वेन में आता है। तो आपको क्या करना है, प्रेस डीपली बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड अबाउट midway between symphysis pubis and anterior superior iliac spine। याद रखना बच्चों, इस इमेज में देखिएगा, ये जो है ये है symphysis pubis का मिडवे, symphysis pubis का मिडवे। दूसरा ये पेल्विक बोन का ये वो हिस्सा है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और इन दोनों के आपने सिम्फाइसिस प्यूबिस देखा, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, इन दोनों के सेंटर में, इन दोनों के मतलब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फाइसिस के दोनों को सेंटर में जो एरिया वहां डीपली फेल्ट करते हैं, द फेल्ट कौन सी पल्स करते हैं बच्चों, फीमोरल। और क्लियरली मैंने मेंशन किया है इस पल्स का नाम क्या है बच्चों, फीमोरल पल्स। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चिल्ड्रन में, क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि यदि चिल्ड्रन के अंदर सीपीआर, तीनों क्वेश्चन बता दिए, अडल्ट सीपीआर कैरोटिड, इन्फेंट सीपीआर ब्रेकियल, चिल्ड्रन सीपीआर फीमोरल, तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है। नेवर फॉरगेट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। याद रखना बच्चों, सिलेक्शन चाहिए, मैं हर वो क्वेश्चन वही देने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ओके फाइन, नेक्स्ट साइड की बात करें, फोटो देख के पता चल रहा होगा ये नी का फोटो है, और देखिए ये पल्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो दिख रहा है ये आपका नी का बैक है, ये जो दिख रहा है बैक ऑफ नी, घुटने का बैक प्लेस है। यहाँ पर कौन सी आर्टरी दिख रहा है, इस आर्टरी का नाम है पॉप्लिटियल आर्टरी। कौन सा आर्टरी बच्चों, पॉप्लिटियल आर्टरी। और ये जो पल्स फेल्ट करेंगे इस पल्स को क्या बोलते हैं, पॉप्लिटियल पल्स। कौन सा पल्स बोलते हैं बच्चों, पॉप्लिटियल पल्स। यह क्वेश्चन बनेगा, सपोज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपका नी है, ये आपका नी है, यू कैन सी ये आपका नी है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये नी वाला पोर्शन है, और यहां से एक आर्टरी ट्रेवल कर रही है, इस आर्टरी का नाम क्या बच्चों, इसका नाम है पॉप्लिटियल आर्टरी। इस आर्टरी का नाम क्या बच्चों, पॉप्लिटियल आर्टरी। और पॉप्लिटियल आर्टरी को जब हम फेल्ट करेंगे तो पल्स कौन सा होगा, पॉप्लिटियल पल्स होगा। आप देखिए ध्यान से, बहुत मजेदार चीज है। अब हम बात करें, ये नी का जो है, ये नी का क्या फ्रंट है, ये नी का क्या है, फ्रंट ऑफ नी, फ्रंट ऑफ नी। और ये क्या है, बैक ऑफ नी। ये क्या है बच्चों,
बैक ऑफ नी, बैक ऑफ नी, ये जो हिस्सा है इसको हम अबो नी बोल सकते हैं, ये जो हिस्सा है इसको हम बिलो नी बोल सकते हैं, बिलो नी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में, ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि पॉप्लिटियल पल्स, क्वेश्चन पूछेंगे पॉप्लिटियल पल्स को कहां फेल्ट करते हैं, फ्रंट ऑफ द नी, अबो द नी, बिलो द नी, या बैक और बिहाइंड ऑफ द नी। तो आपको आंसर क्या लिखना है बच्चों, बैक और बिहाइंड ऑफ द नी। और बैक में भी मैं बता देता हूं बच्चों, सेंटर में, एकदम सेंटर में, नी के पीछे, घुटने के पीछे होगा, एकदम सेंटर में वहां पर फेल्ट करेंगे। वो कौन सा होगा, वो पॉप्लिटियल पल्स होगा। वो कौन सा पल्स होगा बच्चों, पॉप्लिटियल पल्स। और यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ क्वेश्चन और बनता है कि जब भी हम लोअर एक्सट्रीमिटीज का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो कौन सी पल्स फेल्ट करते हैं, आंसर लिखना है पॉप्लिटियल। अपर का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अपर एक्सट्रीमिटीज का पल्स फेल्ट करते समय ब्रेकियल, लोअर एक्सट्रीमिटीज की पल्स फेल्ट करते समय, सॉरी ब्लड प्रेशर, अपर एक्सट्रीमिटीज का ब्लड प्रेशर चेक करते समय ब्रेकियल, लोअर एक्सट्रीमिटीज का ब्लड प्रेशर चेक करते समय दैट वी कैन से पॉप्लिटियल। दोनों का डिफरेंस बताऊंगा जब आपको ब्लड प्रेशर पढ़ा हुआ। ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैंने इमेज भी दिया बच्चों, ध्यान से देखना, इमेज भी दिया है। और इस पल्स का नाम क्या होगा बच्चों, दैट इज अ डॉर्सालिस पेडिस पल्स बच्चों। डॉर्सालिस पेडिस, में एग्जैक्टली लोकेशन बताना चाहता हूं। डॉर्सालिस पेडिस पल्स बोलते हैं। और डॉर्सालिस पेडिस में कहां फेल्ट करते हैं, पैल्पेट ऑन द डॉर्सम ऑफ फुट इन अ फर्स्ट इंटरमेटा, देखिए फर्स्ट इंटरमेटाटार्सल स्पेस जस्ट लेटरल टू द एक्सटेंशन टेंडन ऑफ द ग्रेट टो। एग्जैक्टली क्या होता है, इसने क्या लिखा, फर्स्ट इंटरमेटाटार्सल। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये जो बोन है इसको हम बोलते हैं टार्सल, ये जो बोन है इसको हम बोलते हैं मेटाटार्सल, और ये जो बोन है इसको हम बोलते हैं बच्चों फेरेंजिस। मेटाटार्सल का मतलब मेटाटार्सल के बीच में हो गया तो इंटरमेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल कौन सा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। इन्होंने क्या बोला है कि इंटरमेटाटार्सल का मतलब मेटाटार्सल बॉन के बीच में, मेटाटार्सल बॉन के बीच में ये वो लोकेशन है, ये वो लोकेशन है जहां पर कौन सा पल्स फेल्ट करते हैं, डॉर्सालिस पेडिस पल्स। कौन सा पल्स बच्चों, डॉर्सालिस पेडिस पल्स फेल्ट करते हैं। गॉट इट एवरीवन, ओके फाइन, ओके फाइन। हम फर्दर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हिंट देता हूं, ये जो टिबिया बोन है इसके पीछे की ओर पल्स है, और इसका नाम सभी को पता है, साइट ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, साइट ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। देखिए बच्चों, टिबियल आर्टरी जो है ये लोअर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड लेके जाती है, दो में डिवाइड होती है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। पल्स कहां फेल्ट करते हैं, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पे। और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कहां एग्जैक्टली देखिएगा, ये जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्केनियस, कैल्केनियस। और जस्ट इसके लेटरल आपको दिख रहा होगा, ये वो जगह है जहां पर कौन सा पल्स फेल्ट करते हैं, दैट वी कैन से पोस्टीरियर टिबियल। मतलब ये जो टिबिया बोन है, टिबिया बोन का ये जो कॉन्डाइल है, इस कॉन्डाइल के जस्ट बिलो, कॉन्डाइल के जस्ट बिलो, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। याद रखना, जितने भी मैंने पेरिफेरल, जैसे पॉप्लिटियल क्या इंडिकेट करता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज के ब्लड सप्लाई को, देन पोस्टीरियर टिबियल क्या और लोअर को, एक एक आर्टरी फर्दर ब्लड सप्लाई को इंडिकेट करेगा। यदि ब्रेकियल एब्सेंट है तो रेडियल नहीं मिलेगा, रेडियल एब्सेंट तो देखिए फर्दर ब्लड नहीं जाएगा। तो आपको जो भी पल्स, मैंने आपको पेरिफेरल पल्स की यहाँ पर बात की, हमेशा याद रखना कि पेरिफेरल पल्स जो है डिस्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी को ब्लड ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट एक लिखा है फेशियल पल्स, कभी कभी ये पूछा जाता है क्वेश्चन, फेशियल पल्स। देखिए फेशियल पल्स में क्या लिखा है, can be palpate as an artery across mandible just anterior to the mesentery। याद रखना बच्चों, जो आपकी चीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम का, चीक जो है वो किसके बने होते हैं, मिसेंटर मसल्स के। चीक जो है ये मिसेंटर मसल्स के बने होते हैं। और ये पल्स जो है उसका फेशियल पल्स नाम है, कहां पैल्पेट होता है, क्रॉसेस मैंडिबल जस्ट एंटीरियर। ये आपका मैंडिबल है, ये आपका मैंडिबल है, ये मैक्सिबल। जैसे ही आपका मैंडिबल क्रॉस करेगा, कहां क्रॉस करेगा, ये टेम्पोरल है, ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ध्यान देना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है। और जहां से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट से एक आर्टरी यहां पर क्रॉस, उसको फेशियल आर्टरी बोलते हैं। और यहां पर पल्स फेल्ट करेंगे, उस पल्स का नाम होगा बच्चों फेशियल पल्स। क्या नाम होगा, फेशियल पल्स। ओके फाइन, ये तो मैंने आपको पर्टिकुलर साइट के बारे में बताया। अब एक क्वेश्चन बहुत आता है, इस बार नॉर्सेट ने भी पूछ लिया है। क्वेश्चन क्या आता है, एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल पल्स रेट आपको आना जरूरी। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी पल्स रेट कम होती जाएगी। मतलब जब बच्चा मदर के यूट्रस में होता है तो पल्स ज्यादा होता है, और जब आपकी डेथ होती है,
बड़ा होके बूढ़ा होके जब डेथ होती है तो पल्स कम होती है। इससे आपको याद रखने का तरीका बता देता हूं, ये सारे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है। एक तरफ मैंने एज ग्रुप लिखा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दूसरी तरफ मैंने हार्ट रेट लिखा है। क्वेश्चन क्या आएगा, ये इन्फेंट का पल्स रेट वाला क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन्फेंट का मतलब होता है बच्चों 1 ईयर का स्टूडेंट, सॉरी 1 ईयर का चिल्ड्रन, 1 ईयर का बच्चा है, और 120 टू 160 आपको राइट आंसर लिखना है। 120 से 160 ये नॉर्मल पल्स रेट होती है 1 साल के बच्चे की। टोटलर आप सभी को पता है 1 to 3 ईयर, 1 से 3 साल के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, टोडलर बोलते हैं। और टोडलर में पल्स 90 to 140 होती है बच्चों, 90 to 140 होती है। फिर प्री स्कूलर जो है वो 3 to 5 ईयर का हम पढ़ते हैं, प्री स्कूलर में 80 to 110 होती है। फिर स्कूलर है, फिर एडोलेसेंट है, फिर लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अडल्ट में। देखिए 60 to 100, 60 से कम तो हम ब्रेडिकार्डिया पढ़ेंगे और 100 से ज्यादा तो हम ट्रैकिकार्डिया पढ़ेंगे। एक तो ये क्वेश्चन पूछेंगे अडल्ट का एवरेज पल्स रेट फ्रॉम 60 to 100। दूसरा हमेशा क्वेश्चन किसका आता है, इन्फेंट का आता है। तो आपको ये एज ग्रुप से पल्स को याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो एग्जैक्टली इन्फेंट की पल्स कई बार पूछी गई है, अडल्ट की पल्स कई बार पूछी गई है। ये दो वो एज ग्रुप है जहां कॉमनली एग्जाम पर्पस ऑफ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके फाइन, ये तो मैंने एक्सेप्टेबल रेंज बताई पल्स की। अब आती है क्वालिटी ऑफ पल्स। यहां क्वेश्चन आएगा, यहां क्वेश्चन बनेगा क्वालिटी ऑफ पल्स पे। मैं बताना चाहता हूं क्वालिटी ऑफ पल्स में क्वेश्चन क्या बनेगा। अलग अलग कंडीशन को रिप्रेजेंट कर, जिसको हम ग्रेड ऑफ पल्स भी बोलते हैं, जिसको हम ग्रेड ऑफ पल्स के नाम से भी जानते हैं। मैंने पुट किया ग्रेडिंग ऑफ पल्स 0 से 4, 0 भी देखना, 1 भी देखना, 2 भी देखना, 3 भी देखना, 4 भी देखना, 0 से 4 पूछा है। या एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्रेड पे कैसे क्वेश्चन बनेगा मैंने क्लियरली यहां पर मेंशन किया है। यदि पेशेंट की डेथ होगी बच्चों, यदि पेशेंट की डेथ हो गई है, डेफिनेटली पेशेंट डेथ है या अनेबल टू पैल्पेट है, इसका मतलब उसको पल्स अब्सेंट है, तो हमने उसको ग्रेड क्या दिया बच्चों, 0। पल्स नहीं है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। ग्रेडिंग बता रहा हूं मैं, नॉर्मल पल्स की भी बताऊंगा, मैं आपको बाउंडिंग पल्स की भी बताऊंगा, मैं आपको वीक वायरी थ्रेडी पल्स की भी बताऊंगा। बट इतना याद रखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि पल्स अब्सेंट है, यदि पेशेंट की डेथ हो गई है, पल्स एक्सेप्टेबल नहीं है, फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तो ग्रेड 0 देना है। क्या देना है, ग्रेड 0। और वो यदि कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव है, थ्रेडी पल्स, देखिए एक और टर्म्स में बताना चाहता हूं बच्चों, थ्रेडी पल्स को हम वीक वायरी पल्स बोलते हैं। थ्रेडी पल्स को हम वीक वायरी पल्स भी बोलते हैं। याद रखना, थ्रेडी पल्स का दूसरा नाम है वीक वायरी पल्स। ये शॉक वाले पेशेंट में फाइंड आउट होता है, इसको हम डिक्रीज और डिमिनिश बोलते हैं। शॉक में क्या होगा, वॉल्यूम की कमी होगी, वॉल्यूम की कमी होगी तो पल्स फेल्ट नहीं होगी प्रॉपर, तो उसको हम क्या देंगे बच्चों, 1+। अब सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम वाला कि किसी पर्सन की पल्स जो है वो नॉर्मल है, पल्स जो है वो नॉर्मल है, तो हम उस पर्सन को क्या ग्रेड देंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों। तो आपको सीधा आंख बंद के आंसर लिखना है 2+। इसको हम ब्रिस्क बोलते हैं, नॉर्मल पल्स। 0 डाई, 1+ वीक वायरी थ्रेडी पल्स, 2+ का मतलब नॉर्मल। अब आगे जो पल्स मिलेगी उसमें वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। आगे जो मिलेगा थर्ड में प्लस में क्या लिखा है, थर्ड प्लस में फुल पल्स ऑफ स्लाइट इंक्रीज, मतलब पल्स तो फुल है, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछेंगे 4+ वाला, ये क्वेश्चन एग्जाम का बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम का है कि बाउंडिंग, देखिए बाउंडिंग का मतलब होता है फुल वॉल्यूम, फील स्ट्रॉन्ग पावरफुल, इंक्रीज इन अ स्ट्रॉक वॉल्यूम, इवन एक्सरसाइज और एंजाइटी। जब भी आप एक्सरसाइज करोगे वॉल्यूम बढ़ेगा, जब भी आपको एंजाइटी होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो फुल फ्लैश वॉल्यूम होगा, स्ट्रॉन्ग पल्स होगी। तो ग्रेड कितने देने, 4। ग्रेड कितने देने, 4। ये क्वेश्चन एग्जाम का, ये क्वेश्चन एग्जाम का, ये क्वेश्चन एग्जाम का, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम का। याद रखना बच्चों, ग्रेड पे एक क्वेश्चन पूछेंगे, अब्सेंट 0, नॉर्मल 2+, बाउंडिंग 4+। गॉट इट एवरीवन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये पल्स की ग्रेड आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है। ओके फाइन, अभी पल्स फिनिश नहीं हुआ है, पल्स का टॉपिक फिनिश नहीं हुआ, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। मैंने हर वो कंटेंट एक जगह आपको डिलीवर करने की कोशिश की है ताकि ये टॉपिक पढ़ने के बाद पल्स में कोई भी क्वेरी और डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ओके फाइन, अब नेक्स्ट क्वालिटी की बात यदि हम फर्दर बात करें, कैरेक्टरिस्टिक, क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक पे पूछ जाएंगे। मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर पुट किया पल्स का। देखिए रेट लिखा है, रिदम लिखा है, वॉल्यूम लिखा है, टेंशन लिखा है।
रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, बीटिंग ऑफ हार्ट पर मिनट। सिंपल वे ये रेट का मीनिंग बता रहा हूं। रेट का मतलब क्या होता है, पर मिनट जो आपका हार्ट बीट करे दैट इज अ रेट। और रिदम का मतलब क्या होगा बच्चों, रेगुलरिटी ऑफ बीटिंग। रिदम का मतलब क्या होगा, रेगुलरिटी ऑफ बीटिंग, मतलब जो बीट हो रहा है, जो हार्ट बीट कर रहा है वो रेगुलर है कि नहीं, वो रेगुलर है कि नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिदम। देखिए कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं विशेषताएं। आप चाहे रेस्पिरेशन की बात करो, आप चाहे पल्स की बात करो, एवरीबॉडी दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। आपका जेएनसी के भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक की यदि हम बात करें बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें, मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया, हम कैरेक्टरिस्टिक को पल्स पढ़ रहे हैं, रेट, रिदम, वॉल्यूम और टेंशन, 4 कैरेक्टरिस्टिक है। और चारों पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, टर्म्स डिस्कस करने वाला हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैंने मेंशन किया, रेट का मतलब लिखा बच्चों, बीटिंग ऑफ हार्ट पर मिनट। देन रिदम का मतलब लिखा, रेगुलरिटी ऑफ बीटिंग। वॉल्यूम का मतलब क्या होगा बच्चों, फुलनेस ऑफ ब्लड वेसल्स। और टेंशन का मतलब क्या होगा, प्रेशर। मैं चारों को एक एक करके डिस्क्राइब करना चाहता हूं बनने वाले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं रेट से। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स हम पढ़ रहे हैं, हम रेट से स्टार्ट करना चाहते हैं। रेट का मतलब लिखा, नंबर ऑफ पल्स बीट इन अ मिनट, एक मिनट में बीट होने वाली पल्स को रेट बोलते हैं। और याद रखना, नॉर्मल 60 to 80 होता है, ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकिकार्डिया मैंने ऑलरेडी आपको बताना चाहता हूं, ये दोनों जो आपको ब्रेडिकार्डिया ट्रैकिकार्डिया मैंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, यहां मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। एक बात और क्लियर कर देता हूं, जो टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसको यहां बार बार रिपीट करना वेस्टेज ऑफ टाइम है बच्चों। आप जब यहाँ फंडामेंटल में पढ़ लोगे तो कार्डियो में क्लियर हो जाएगा, मेड सर्च में क्लियर हो जाएगा। एक ही चीज को 2 जगह ज्यादा रिपीट करने से टाइम वेस्ट होता है। तो मैं यहाँ पर सब ब्रेडिकार्डिया ट्रैकिकार्डिया का मीनिंग बताऊंगा। कार्डियोवैस्कुलर में मैंने ईसीजी चेंजेस भी आपको बता दिया है, कॉजेस भी आपको बता दिया है, ट्रीटमेंट मोडालिटीज भी आपको बता दिया है। और आपको जब ये समझ में नहीं आया तो आप डिटेल में वहां पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से आपको मैंने पढ़ा रखा। डिसअरिथमियाज वाला टॉपिक खोलना, वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ब्रेडिकार्डिया सभी को पता है, 60 से कम को ब्रेडी बोलते हैं और 100 से ज्यादा को ट्रैकी। ये बड़े फेवरेट टर्म है। एबीसीडी में बी पहले आता तो कम और टी बाद में आता तो ज्यादा, याद रखना। क्योंकि ब्रेडीपीनिया ट्रैकीपीनिया आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। जब भी बी पहले आया तो पल्स कम हुआ, टी बाद में आया तो पल्स बढ़ा। ब्रेडिकार्डिया ट्रैकिकार्डिया, क्योंकि डिगॉक्सिन ड्रग जब किसी पेशेंट को देते हैं तो हम बिल्कुल ब्रेडिकार्डिया ट्रैकिकार्डिया को अच्छे से मॉनिटर करते हैं। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। ये रेट के कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, कुछ वेरिएशन है, उसमें पल्स राइज होती है, तो मैं वेरिएशन यहां बताना चाहता हूं। यू कैन सी ओवर हियर, फूड की बात करें, इनडाइजेशन ऑफ फूड कैन इंक्रीज योर पल्स रेट। मतलब आपने खाना खाया, फूड का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, क्यों, मेटाबॉलिज्म में भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो आपकी पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके फाइन। एक और वेरिएशन मैंने पुट किया, पोस्चर का मतलब होता है पोजीशन। दैट वी कैन से पोजीशन। बॉडी का जो पोजीशन है वो भी पल्स को अल्टर करता है। इज हायर इन स्टैंडिंग पोजीशन, मतलब आप बैठने की बजाय जब खड़े रहते हो तो पल्स हायर होगा, क्योंकि बैठने के बजाय जब खड़े होते हो तो कहीं की ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पल्स को अल्टर करता है, तो यहाँ पर आपकी पल्स क्या होगा, हायर होगा। ओके फाइन। उसके अलावा मैंने पुट किया है कैफीन, एट्रोपिन, एड्रेनलिन। देखिए बच्चों, कैफीन, एट्रोपिन, एड्रेनलिन, आपको अच्छे से पता है कि एट्रोपिन जो है वो ब्रेडिकार्डिया का ट्रीटमेंट मोडालिटीज है। ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करना तो एट्रोपिन देते हैं। इवन माइटोटिक्स ड्रग का भी काम करता है, आई में पढ़ेंगे। कैफीन, एट्रोपिन, एड्रेनलिन, वो सारे सब्सटेंस है जो क्या कॉज करते हैं बच्चों, पल्स रेट को बढ़ाते हैं, जो पल्स रेट को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा कोल्ड एप्लीकेशन क्या करता है, वेसोडाइलेशन करता है। वेसोडाइलेशन करेगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो पल्स फेल्ट जो है वो कम हो जाएगा, तो दैट वी कैन से रिड्यूस पल्स रेट। याद रखना, कोल्ड एप्लीकेशन कैन कॉज वेसोडाइलेशन। कुछ वेरिएशंस आप बता रहा हूं। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब हम ओबीजी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़ते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों ट्राइमेस्टर में वेट का इंक्रीज होना, अलग अलग सिम्टम का फाइंड आउट होना। एग्जाम में यदि प्रेगनेंसी के दौरान पल्स की बात करें, याद रखना पल्स रेट इंक्रीज 10 to 15 बीट्स पर मिनट। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, मैंने क्लियरली मेंशन किया है
एग्जाम में पूछेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना पल्स रेट बढ़ जाता है, तो आपको सीधा रखना है 10 to 15, क्योंकि 10 to 15 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, याद रखना उतने ही पल्स रेट बढ़ता है। देन ब्लड प्रेशर स्लाइटली डिक्रीज होता है, कहां पर बच्चों, सेकंड ट्राइमेस्टर में जाके ब्लड प्रेशर कम होगा। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का वेरिएशंस आपको बता रहा हूं। देन रेस्पिरेशन रेट जो है रिमेन अनचेंज और स्लाइटली बढ़ेगी, मतलब चेंजेस कहां हो रहा, पल्स रेट में, चेंजेस कहां हो रहा, ब्लड प्रेशर में। सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं बच्चों, ये जो 10 से 15 लिखा ना, 10 to 15 बीट्स लिखा है, इससे याद रखना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो 15 ग्राम प्लस हो जाती है, 15 ग्राम प्लस हो जाती है प्रेग्नेंट लेडी को। यदि उसका वजन 50 ग्राम है तो 50 केजी वजन है तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिएगा, प्लस 15 ग्राम बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और 25 ग्राम ड्यूरिंग लैक्टेशन, 25 ग्राम ड्यूरिंग लैक्टेशन, और 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपके नॉर्मल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का मतलब जितना आपका बॉडी वेट उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 15 ग्राम बढ़ता है, ड्यूरिंग लैक्टेशन का मतलब जब मदर बच्चे को फीड करा रही तो 25 ग्राम बढ़ता है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्लियरली यहां पर मेंशन किया है। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। ओके फाइन। रिदम की बात करते तो मैंने लिखा रेगुलरिटी ऑफ बीट्स, मतलब रेट बीटिंग ऑफ हार्ट पर मिनट, और रिदम वही बीटिंग कंटिन्यू चल रहा है, दैट इज अ रिदम। अब रिदम में क्वेश्चन बनेंगे, रिदम में क्या क्वेश्चन बनेंगे, पहला लिखा मैंने डिसअरिथमिया, हार्ट बीट इज इन एब्नॉर्मल रिदम, एग्जांपल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। बच्चों मायोकार्डियल इन्फेक्शन आपने पढ़ा होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, और एमआई का मैंने कॉम्प्लिकेशन बताया डिसअरिथमिया, और डिसअरिथमिया का एग्जैक्टली मीनिंग एब्नॉर्मल रिदम बोलते हैं। अरिथमिया मतलब एब्नॉर्मल रेट, डिसअरिथमिया मतलब एब्नॉर्मल रिदम। गॉट इट? ये क्वेश्चन एग्जाम का, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। एमआई में कॉमनली फाइंड आउट होता है, एमआई का एक्यूट कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं डिसअरिथमिया, क्या बोल सकते हैं, डिसअरिथमिया। देन उसके अलावा इंटरमिटेंट पल्स, ये क्वेश्चन एग्जाम का, इंटरमिटेंट पल्स, देखिए इंटरमिटेंट पल्स का मतलब क्या होगा, रेगुलर इंटरवल से पल्स अपसेंट होगा। सपोज यू कैन सी यहां पर आपको पल्स फेल्ट हुआ, यहां पर आपको पल्स फेल्ट हुआ, यहां पल्स अपसेंट हुआ, यहां पल्स फेल्ट हुआ, यहां पल्स फेल्ट हुआ, यहां पल्स अपसेंट हुआ, यहां फेल्ट हुआ, यहां फेल्ट हुआ। इसका मतलब एक रेगुलर इंटरवल से पल्स क्या हो रहा है, अपसेंट हो रहा है, पल्स अपसेंट हो रहा है। इस पल्स को क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट पल्स। बीट आर मिस्ड एट रेगुलर इंटरवल, मतलब एक इंटरवल से पल्स मिल रहा है, फिर पल्स अपसेंट हो रहा है, फिर मिल रहा है, इस तरीके की पल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरमिटेंट पल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरमिटेंट पल्स। यू कैन सी ये आयोटिक वॉल डिजीज में, देखिए आयोटिक वॉल डिजीज में कॉमनली फाइंड आउट होता है। मैं बताना चाहता आयोटिक वॉल में एक होता है आयोटिक स्टेनोसिस, डिजीज को हम बोल सकते हैं आयोटिक स्टेनोसिस। एक डिजीज होता है आयोटिक स्टेनोसिस, और एक होता है आयोटिक रीगर्जिटेशन, एक होता है आयोटिक रीगर्जिटेशन। याद रखना बच्चों, रीगर्जिटेशन का मीनिंग होता है बैक फ्लो, रीगर्जिटेशन का मीनिंग क्या होगा, बैक फ्लो होगा, और स्टेनोसिस का मीनिंग क्या होगा बच्चों, नैरोइंग होगा। स्टेनोसिस को हम क्या बोलते हैं, नैरोइंग बोलते हैं। नैरोइंग का मतलब वॉल क्या होगा, डज नॉट ओपन, ऊपर ही नहीं होगा, दैट मींस वॉल्यूम उतना नहीं आएगा। रीगर्जिटेशन मतलब क्लोज नहीं होगा तो वॉल्यूम वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो वॉल्यूम कम जाएगा, और वॉल्यूम कम जाएगा तो बीच बीच में पल्स रेट क्या होगा, मिस होगा। याद रखना बच्चों, आयोटिक वॉल डिसऑर्डर में ये कंडीशन कॉमनली फाइंड आउट होता है। उस पल्स का नाम क्या है बच्चों, इंटरमिटेंट पल्स। पल्स का नाम क्या है, इंटरमिटेंट पल्स। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन। उसके अलावा फर्दर यदि हम बात करें, एक आता साइनस अरिथमिया, पल्स रेट इज रैपिड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और स्लो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। मतलब इंस्पिरेशन में क्या होगा और एक्सपायरेशन क्या होगा, दो वेरिएशन यदि आपको मिल रहा है, मैंने क्लियर मेंशन किया है। यदि रैपिड का मतलब जल्दी हो रहा है कब, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब आप सांस अंदर लेते हो उस समय लंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो ब्लड को रिसीव करता है। डेफिनेटली पल्स रेट क्या होगा, रैपिड होगा, और सांस छोड़ने पर क्या होगा, स्लो होगा। उसको साइनस अरिथमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनस। नेक्स्ट सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है डिक्रोटिक पल्स। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन कर दीजिएगा। हम पल्स पढ़ रहे हैं, पल्स के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, और क्लियरली लिखा डिक्रोटिक पल्स,
1 हार्ट बीट और 2 आर्टीरियल पल्सेशन, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार हुआ है और पल्सेशन डबल फेल्ट हो रहा है। याद रखना, डिक्रोटिक लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एक बार हुआ है और पल्सेशन जो राइज और फॉल हो रहा है वो डबल मिल रहे हैं। मैंने मेंशन किया है डिजीज लीड टू द लो कार्डिक आउटपुट, मतलब वो सारे डिसऑर्डर जो कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज करते हैं, और कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज करने वाला डिसऑर्डर कौन हो सकता है? एमआई हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर के डिसऑर्डर हो सकते हैं। जब कार्डियोवैस्कुलर के डिसऑर्डर की वजह से हार्ट फेलियर होता है तो हार्ट फेलियर में कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है, और कार्डिक आउटपुट जब डिक्रीज होता है उस समय डिक्रोटिक पल्स फेल्ट होती है। एक कॉन्ट्रैक्शन, 2 पल्सेस हुए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस माय डियर। क्वेश्चन आ चुका है, डिक्रोटिक पल्स का मीनिंग पूछा जाता है। आई होप कि यू विल बी एबल टू राइट। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। देखिए, रेट पढ़ा, रिदम पढ़ा, रेट में टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया पढ़ा, रिदम में डिसरिथमियास पढ़ा, डिक्रोटिक पल्स पढ़ा, इंटरमिटेंट पल्स पढ़ा। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक थे? ये रिदम के थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वॉल्यूम है। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जब क्वेश्चन आता ही है, जब क्वेश्चन बनता ही है। वॉल्यूम में लिखा है फुलनेस ऑफ आर्टरी, इट इज द फोर्स ऑफ द ब्लड फेल्ट ईच बीट, मतलब आर्टरी के फुलनेस को वॉल्यूम बोलते हैं। जब हार्ट बीट होगा तो जो वॉल्यूम आएगा उसको फेल्ट करते हैं। फुलनेस ऑफ आर्टरी, दैट वी कैन से वॉल्यूम। और यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप सभी को पता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml पर बीट होता है, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। ओके फाइन। इफ द स्ट्रोक वॉल्यूम 90, ये ध्यान से देखना बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। नॉर्मली स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 70 ml पर बीट होता है, और मैक्सिमम ये 130 ml पर बीट तक बोल सकते हैं। और 130 कब होगा? ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं वॉल्यूम राइजेस अप होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। ओके फाइन। मैंने लिखा है कि इफ स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों? 90, मतलब बढ़ रहा है तो इट विल बी डेंजरस। 90 बीट हुआ है तो पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन देना है, और हाई फाउलर पोजीशन जो है वो 80 to 90 डिग्री एंगल पे देते हैं। क्यों देते हैं हाई फाउलर? बिकॉज रिड्यूस पल्मोनरी एडिमा एंड इजी टू टेक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आया हुआ है कि पेशेंट था, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कौन सा पोजीशन देंगे? मैंने मेंशन कर दिया बच्चों, हाई फाउलर पोजीशन, और यहाँ रीजन भी आपको पुट किया है। ओके फाइन। हम वॉल्यूम के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है वाटर हैमर पल्स, सबका फेवरेट नेम। वाटर हैमर को कोरेगन बोलते हैं, कोलैप्सिंग पल्स बोलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बार-बार पूछे जाने वाला एमसीक्यू है। वाटर हैमर पल्स, कोरेगन पल्स, कोलैप्सिंग पल्स। और मैं आपको क्लियरली मेंशन करना चाहता हूं, वाटर हैमर पल्स, कोरेगन पल्स, कोलैप्सिंग पल्स। देखिए टर्म्स याद रखना, कोलैप्सिंग पल्स, फुल वॉल्यूम ऑफ पल्स बट रैपिडली कोलैप्सिंग। एक टर्म्स लिखा मैंने, आयोटिक रीगर्जिटेशन। आयोटिक रीगर्जिटेशन का मीनिंग होगा बच्चों बैक फ्लो। मीनिंग क्या होगा? बैक फ्लो। देखिए आप यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझना जरूरी है। ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है। हार्ट के अंदर 4 चेंबर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देन ये वॉल है ट्राइकस्पिड, ये वॉल है बाइकस्पिड, ये वॉल है पल्मोनरी, और ये वॉल है आयोटिक। गॉट इट? अब आयोटिक रीगर्जिटेशन हो रहा है, मतलब क्या होगा बच्चों? आयोटा से जब वॉल्यूम बाहर निकलेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सपोज ये आपका आयोटा है, ये आपका आयोटा है, यहाँ वॉल्यूम जब बाहर निकला, ये जो वॉल है इसका नाम है आयोटिक वॉल, इसका नाम है आयोटिक वॉल। और जब आयोटिक वॉल कंप्लीटली क्लोज नहीं होगा तो ये वॉल्यूम क्या होगा? रीगर्जिटेट होगा, बैक फ्लो होगा, वापस किस में जाएगा? आयोटा में। तो डेफिनेटली माय डियर, जब ये रीगर्जिटेशन होगा तो वॉल्यूम वापस जाएगा, और वापस जाएगी तो पल्स क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी। कोलैप्स हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा क्लियर लिखा है, पल्स प्रेजेंट होगा बट रैपिडली देन कोलैप्सिंग। मतलब क्या होगा? ये आपका डायमीटर, ये पल्स प्रेजेंट है देन कोलैप्स, देन प्रेजेंट है देन कोलैप्स। इसका मतलब क्या हो रहा है? पेशेंट को आयोटिक रीगर्जिटेशन है। इसको वाटर हैमर पल्स, कोरेगन पल्स, कोलैप्सिंग पल्स के नाम से जानते हैं, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट पल्स है। सीधा याद रखना, जब पेशेंट को आयोटिक रीगर्जिटेशन होता है, जो ब्लड वॉल्यूम है, जो ब्लड आयोटा से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, तो वेव जो है वो डिक्रीज होगा और पल्स क्या होगा? वो कोलैप्स हो जाएगा। दैट कंडीशन वाटर हैमर, कोरेगन और कोलैप्सिंग पल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से पूछा जा सकता है। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स मैंने आपको ग्रेडिंग ऑफ पल्स में बताया था बच्चों। बाउंडिंग पल्स का कैरेक्टरिस्टिक आपको जानना बहुत जरूरी है। मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया बाउंडिंग पल्स का मीनिंग क्या। देखिए पल्स विल प्रोबेबली फील स्ट्रॉन्ग पावरफुल, कब? ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एंजाइटी। अभी मैंने ग्रेडिंग ऑफ पल्स में आपको बताया था बाउंडिंग पल्स, जहां पल्स क्या है वो पावरफुल फेल्ट होता है कि इन दोनों कंडीशन में आपका वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो है पल्स है वो स्ट्रॉन्ग पावरफुल फेल्ट होगा। ओके फाइन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूं, पल्स अल्टरेशन। देखिए पल्स अल्टरेशन मैं क्लियरली मेंशन करना चाहता हूं, पल्स अल्टरेशन ये टर्म्स आता है एग्जाम में। रिदम इज रेगुलर बट वॉल्यूम हैज एन अल्टरेशन। मतलब क्या होगा, ये कैरेक्टर्स दिखाता हूं। रिदम जो है ये पल्स मिला, ये जो वेव बढ़ रहा है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपको पल्स मिला, ये आपको वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। रिदम बराबर है, फिर मिला लाइक दैट, फिर मिला लाइक दैट, फिर मिला लाइक दैट। अब क्या हुआ, ये आपको रिदम है, ये आपका रिदम है, बराबर एक के बाद दूसरा आ रहा है, रिदम बराबर है। रिदम का मतलब होता है रेगुलेटरी ऑफ बीटिंग बराबर है, बट वॉल्यूम जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो अल्टर्ड हो रहा है, वॉल्यूम जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो अल्टर्ड हो रहा है। देखिए बच्चों ये रिदम है, ये रिदम है, ये रिदम है, ये रिदम है, बराबर रिदम आ रहा है, बट ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम उतना नहीं आ रहा जितना लगातार आना चाहिए। क्लियरली लिखा हुआ है rhythm is regular but volume has an alteration, strong and weak characteristic। और ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को प्रॉपर पंप नहीं कर पाता, जब पंप करता है तो फुल वॉल्यूम जाता है, जब पंप स्लो कर देता है वॉल्यूम कम जाता है। रेगुलरिटी प्रेजेंट है बट वॉल्यूम कम है। इस तरह की पल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? पल्स अल्टरेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पल्स अल्टरेशन बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाएंगे। आई होप कि आप उसको करेक्ट करके आए, आई होप कि आप उसको करेक्ट कराएं। नेक्स्ट आता है बाइजिमिनल पल्स। देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बाइजिमिनल पल्स का मैंने पुट किया है। बाइजिमिनल पल्स बहुत इंपॉर्टेंट पल्स है जिसमें क्वेश्चन आता ही है, जिसमें क्वेश्चन आता ही है। यू कैन सी बाइजिमिनल पल्स जो है इसका मीनिंग समझने में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इर्रेगुलर रिदम which every other beat comes early। रिदम रेगुलर नहीं है, हर बीट जो है वो एक बीट आप पढ़ते हो, एक बीट जो है 0.8 सेकंड, ध्यान से देखना बच्चों 0.8 सेकंड है। ये वन कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन, ये वन कार्डिक साइकिल का क्या है? ड्यूरेशन। जब एक कार्डिक साइकिल पूरा होता है तो एक बीट आपको सुनाई देता, समझ में आ रहा है? एक कार्डिक साइकिल जिसमें तीन एलिमेंट, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल 0.1, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3, एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.4। तीन एलिमेंट्स होते हैं और उसके बाद एक साइकिल पूरा होता है तो एक हार्ट बीट सुनाई देता है। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला कि आपको एवरी जो हार्ट बीट है वो ड्यूरेशन से पहले रिफ्लेक्ट होगा, वो 0.8 सेकंड से पहले रिफ्लेक्ट होगा। ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा तो आपको ध्यान से समझना। ठीक है, सेकंड और प्रीमेच्योर बीट फील वीक ड्यू टू इनएडिक्वेट फीलिंग। क्यों पूरा फील कब होगा? जब ये 0.8 सेकंड का ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा तो वेंट्रिकुलर में ब्लड भरेगा, वेंट्रिकल में ब्लड भरेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां जब हम कार्डिक साइकिल पढ़ते हैं, कार्डिक साइकिल में हम तीन पैरामीटर पढ़ते हैं। एक होता है एट्रियल सिस्टोल, वो 0.1 सेकंड का होता है, 0.1 सेकंड का। एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल वो 0.3 सेकंड का होता है बच्चों। एक एट्रियो वेंट्रिकुलर डायस्टोल वो 0.4 सेकंड का होता है। इन तीनों को जोड़ते हैं तो 0.8 सेकंड बनता है और इससे पूरा एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है। यहाँ पर क्या होगा? जब पेशेंट का कार्डिक साइकिल पूरा नहीं रन करेगा, पल्स पहले ही फेल्ट हो रहा है, इसका मतलब रिफिलिंग पूरा नहीं हो रहा, वेंट्रिकल को भरने का पूरा टाइम नहीं मिल रहा है। इस तरह की पल्स का नाम क्या बच्चा? बाइजिमिनल पल्स। क्या नाम है? बाइजिमिनल पल्स। फिर से बता रहा हूं, इरेगुलर तो इसका रिदम है, देन एवरी अदर बीट्स कम अर्ली। रीजन लिखा है कि सेकंड और प्रीमेच्योर बीट वीक होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? उसका रीजन लिखा है इनएडिक्वेट फीलिंग ऑफ द वेंट्रिकल बिटवीन टू बीट्स। क्योंकि ड्यूरेशन पूरा होगा तो वेंट्रिकल भरेगा, ड्यूरेशन पूरा ही नहीं हुआ उससे पहले ही पल्स फेल्ट होगी तो वेंट्रिकल रिफिल हुए ही नहीं, तो पल्स कहां से फेल्ट होगी? दैट इज अ बाइजिमिनल पल्स, दैट इज अ
biseminal pulse. You can see everyone, biseminal pulse. Okay, फाइन. नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए, वीक वायरी. अभी मैंने ग्रेड ऑफ पल्स में आपको बताया था बच्चों, वीक वायरी थ्रेडी पल्स, और वहां पर मैंने आपको 1 प्लस दिया था, 1 प्लस, 2 प्लस में नॉर्मल था, 0 प्लस में डेथ थी, 1 प्लस बताया था. वीक वायरी थ्रेडी पल्स, स्मॉल वीक पल्स दैट फील लाइक वायर और थ्रेड, palpation of the artery. वीक वायरी पल्स कब फील होती है? जब वॉल्यूम कम होता है, जब वॉल्यूम कम होता है. और यहां मैंने मेंशन किया बच्चों 1 प्लस थ्रेडी पल्स, और हमने डिमिनिश बोला. जैसे ही पेशेंट को वॉल्यूम कम होने का कारण क्या हो सकता है बच्चों? शॉक हो सकता है, शॉक हो सकता है. शॉक में वॉल्यूम कम होगा तो पल्स वीक वायरी और थ्रेडी फेल्ट होगा, उसको वीक वायरी थ्रेडी पल्स बोलते हैं. नेक्स्ट पैराडॉक्सिकल. देखिए पैराडॉक्सिकल पल्स, दो कंडीशन दिया, पेरिकार्डाइटिस दिया, अस्थमा दिया है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का डिसऑर्डर है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है. इसको समझना बहुत जरूरी होगा कि पैराडॉक्सिकल पल्स क्या होता है, पैराडॉक्सिकल का पल्स का मीनिंग क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से पैराडॉक्सिकल पल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है. हमने कहा एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, दूसरा हमने कहा ये अस्थमा में फाइंड आउट होता है बच्चों. देखना होगा फोर्स और स्ट्रेंथ ऑफ पल्स वेव varies feeling weaker at the time. देखिए feeling weaker at the time of inspiration, मतलब जब आप सांस लोगे उस समय weaker felt होगा, weak होगा, क्योंकि पेशेंट को क्या है, पेरिकार्डाइटिस है, पेशेंट को क्या अस्थमा. रीजन भी लिखा है. इंस्पायरेशन में क्यों वीक होगा ध्यान रखना. मैंने क्या लिखा, पैराडॉक्सिकल पल्स का मतलब क्या होता है, फोर्स और स्ट्रेंथ ऑफ पल्स वेव आप देखोगे ये वीक होगा. कब वीक होगा? इंस्पायरेशन टाइम. जब आप सांस अंदर लोगे तो पल्स वीक फेल्ट होगा, जब आप सांस को छोड़ोगे पल्स स्ट्रॉन्ग फेल्ट होगा. इस तरह की पल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? पैराडॉक्सिकल पल्स. याद रखना, एक पैराडॉक्स रेस्पिरेशन भी पढ़ाऊंगा आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम है. इसका रीजन बताता हूं कि व्हाई दैट फेल्ट वीक ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. क्लियरली लिखा है, लेस ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम, रिड्यूस स्ट्रोक वॉल्यूम. क्योंकि लंग से जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा वो कम पहुंचा. कब क्यों पहुंचा? क्यों? इंस्पायरेशन टाइम. देन डिक्रीज वॉल्यूम, डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ पल्स. सिंपल वे मैं आपको मेंशन करना चाहता बच्चों. यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आप देखिएगा, ये आपका दिल है, ये आपका हार्ट है. यू कैन सी ये आपका हार्ट है. अगेन बता रहा हूं, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है. राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है बच्चों? ये ब्लड लंग्स में जाता है. किस में जाता है? ये लंग्स में गया, ब्लड लंग्स में गया. लंग्स से ब्लड किस में आता है बच्चों? लेफ्ट एट्रियम आता है. लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में. और लेफ्ट वेंट्रिकल किस में जाता है? आयोटा में. पूरी कहानी को ध्यान से देखना. क्वेश्चन क्या कहता है कि पैराडॉक्सिकल पल्स क्या है? पैराडॉक्सिकल पल्स मैंने बताया, फोर्स और स्ट्रेंथ ऑफ पल्स वेव वेरीज फीलिंग वीकर. कब? एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन. वीक क्यों फेल्ट होगा? कि लेस ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम. अब ये लंग से ब्लड कहां पहुंचा? लेफ्ट एट्रियम. लंग से ब्लड कहां पहुंचा है? लेफ्ट एट्रियम. तो लंग से जो लेफ्ट एट्रियम ब्लड जा रहा है वो क्या जा रहा है बच्चों? लेस जा रहा है. डेफिनेटली लेफ्ट एट्रियम ब्लड लेस जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ब्लड क्या होगा? लेस होगा. लेफ्ट वेंट्रिकल में भी लेस होगा तो डेफिनेटली आयोटा में भी क्या जाएगा? लेस जाएगा. और आयोटा में जब लेस जाएगा तो पल्स क्या फेल्ट होगी बच्चों? पल्स क्या फेल्ट होगी? फोर्स और स्ट्रेंथ पल्स में क्या होगा? वेरीज फीलिंग वीकर. वीकर क्यों हुआ? क्योंकि वॉल्यूम कम गया. वीकर क्यों हुआ? क्योंकि वॉल्यूम कम गया. बहुत इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की है. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ये हमने बात की पैराडॉक्सिकल पल्स की बात की. ओके फाइन. अब लास्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, रेट, रिदम, वॉल्यूम और टेंशन. टेंशन में दो चीजें पढ़ेंगे. डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, यदि हाई टेंशन होगा आर्टरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस होगा, और यदि लो टेंशन होगा तो इजी टू कंप्रेस होगा. कम टेंशन होगा, कम प्रेशर होगा तो इजी टू कंप्रेस होगा. ये दो टर्म्स याद रखना. ये चारों मैंने आपको यहां पर मेंशन किया. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स. तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैंने आपको बताने की कोशिश की. अब बात आती है पल्स को जब हम फेल्ट करते हैं. पल्स को जब हम फेल्ट करते हैं तो एक डिवाइस को यूज करते हैं. और डिवाइस कौन सी बच्चों? स्टेथोस्कोप है. कौन सा डिवाइस है? वो स्टेथोस्कोप है. और मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, स्टेथोस्कोप पे दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, बार बार पूछे गए. ये डिवाइस जो दिख रहा है इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए तो भी आप लिख सकते हो, हम इसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप. आप पार्ट देख सकते हो, डायफ्राम लिखा है, मैंने बेल लिखा है, ट्यूब लिखा है, ईयर टिप्स लिखा है, बाइनोरल लिखा है, और ये बाइनोरल स्प्रिंग लिखा हुआ. ये सभी ने आपने देखा होगा. बट मैं इस बनने वाले क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं.
पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ स्टेथोस्कोप। आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, रैन लिनेक। आपको आंसर क्या लिखना, रैन लिनेक। याद रखना ये जो रैन लिनेक है इसको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं बच्चों, ऑल्सो फाउंडर ऑफ लिवर सिरोसिस। ध्यान रखना, फाउंडर ऑफ लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसके अंदर लिवर के पैरेन्काइमल सेल में डीजनरेटिव डिस्ट्रक्शन सेल, लोग पैरेन्काइमल सेल का डीजनरेशन हो जाता है, उस कंडीशन का नाम है लिवर सिरोसिस। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है अल्कोहल। याद रखना ये इसका मोस्ट कॉमन कॉज का क्वेश्चन आता है। मोस्ट कॉमन कॉज बोल सकते हो और मोस्ट कॉमन टाइप भी बोल सकते हो, टाइप भी बोल सकते हो। लिवर सिरोसिस का भी फाउंडर कौन है, रैन लिनेक। और स्टेथोस्कोप का भी पापा कौन है, रैन लिनेक। ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। लिवर सिरोसिस का किसने पता लगाया और या स्टेथोस्कोप का किसने पता लगाया। ओके फाइन, फिर क्या क्वेश्चन बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डायफ्राम और दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पर बेल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इजी वे में बताना चाहता हूं। ये आपका स्टेथोस्कोप का पिक्चर है, ये आपका डायफ्राम है, ये आपका बेल है, देन ये आपका ट्यूबिंग्स है, देन इस तरीके से हमने बाइनोकुलर दिखा और ये जो है ईयरपीस है। ये क्या है, ईयरपीस। अब बात आती है डायफ्राम इज अ सर्कुलर फ्लैट सरफेस। ये जो बड़ा वाला पोर्शन है स्टेथोस्कोप का, बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। ये बड़ा वाला पार्ट होता है जब हम स्टेथोस्कोप लगा के फेसबुक व्हाट्सएप पे फोटो डालते हैं कई बार, तो जानकारी होनी चाहिए स्टेथोस्कोप के बारे में। ये बड़ा वाला पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। और ये हाई पिच साउंड सुनने में रोल प्ले करता है। और हाई पिच का एग्जांपल लिखा, बाउल साउंड हाई पिच, लंग साउंड हाई पिच, हार्ट साउंड हाई पिच। और याद रखना टाइट शील्ड करना है। जब आप इसको लगाते हो तो टाइटली शील्ड करना है ताकि एयर एंटर ना हो और साउंड क्लियर सुनाई दे। इस डायफ्राम का काम टू हियरिंग हाई पिच साउंड इन योर बॉडी। डायफ्राम का काम टू हियरिंग हाई पिच साउंड इन योर बॉडी। बाउल साउंड लिखा है, लंग साउंड लिखा है, हार्ट साउंड लिखा है। दूसरा बेल से याद रखना, देखिए बेल, बी में डबल एल आ रहा है, बेल से याद रखना लो, बेल से याद रखना लो। आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप के बैक साइड वाला जो पोर्शन होता है छोटा सा, उसको बेल बोलते हैं, उसको बेल बोलते हैं। और एल से याद रखना लो, लो पिच साउंड। और बेस्ट एग्जांपल है फीटल हार्ट साउंड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, फीटल हार्ट साउंड। जब बच्चा मदर के यूट्रस में होता है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, बिटवीन स्केपुला जब बच्चे का हार्ट साउंड हम सुनते हैं, वो कौन से पार्ट ऑफ स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। आपको आंसर क्या लिखना होगा बच्चों, बेल लिखना होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, कभी डायफ्राम का शेप पूछेंगे, कभी डायफ्राम का पर्पस पूछेंगे, कभी बेल पूछेंगे, बेल का पर्पस पूछेंगे। कैसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, आई होप यू आर एबल टू सॉल्व। एक और बात बताना चाहता हूं, S1 और S2 ये जो नॉर्मल साउंड होते हैं, लब साउंड और डब साउंड, ये किससे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप। किससे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप। याद रखना S3 S4 फोनोकार्डियोग्राम से सुनते हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर में मैंने पढ़ा है, ये कार्डियोवैस्कुलर मैंने आपको क्लियरली पढ़ाया बच्चों। तो और लास्ट में बेल से मैंने हिंट किया, बेल दैट एल का मतलब होता है लो। तो यहां तक जो अपनी जर्नी थी बच्चों, ये हमने पढ़ा पल्स क्या है, पल्स नॉर्मल क्या होता है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको पर्टिकुलर साइट बताया, साइट में बनने वाले एमसीक्यू बताया। उसके बाद में पल्स के कैरेक्टरिस्टिक, रेट, रिदम, वॉल्यूम और टेंशन पढ़ा। उन कैरेक्टरिस्टिक पे बनने वाले क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया और पल्स को फेल्ड करने वाले डिवाइस स्टेथोस्कोप के बारे में हमने पढ़ा। आई होप काफी हद तक ये टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।